सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द पेटेंट्स एक्ट 1970। तो आइए देखते हैं हम कौन से टॉपिक इसमें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन टू पेटेंट। सेकंड, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970। थर्ड, क्राइटेरिया फॉर पेटेंट्स। फोर्थ, पेटेंटेबल इन्वेंशंस। फिफ्थ, पेटेंटेबल नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, सेक्शन थर्ड। सिक्स्थ, different types of applications under the Patents Act 1970, revocation of patent section 64, compulsory licensing of patent, rights of patentee, and last, patent infringement and defenses। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू पेटेंट। A patent is an exclusive right granted by the government to the inventor to exclude others to use, make and sell an invention in a specific period of time। इसका मतलब क्या है? पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट एक पर्सन को देती है जो उसका इन्वेंटर होता है, जिसने ये चीज नई बनाई है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ये चीज सर्विस बनाई है, उसके लिए वो ऐसी राइट उसको प्रोवाइड करती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ही सिर्फ उसका हकदार है, वही उसे बना सकता है, वही उसे बेच सकता है। A patent is also available for improvement in their previous invention। पेटेंट किस चीज के लिए अवेलेबल होता है? अगर आपने कोई पहले से ही कोई प्रोडक्ट बना रखा है, कोई नया इन्वेंशन कर रखा है, उसमें अगर आप नया इंप्रूवमेंट लाए हैं तो उसके लिए भी पेटेंट अवेलेबल हो सकता है। द मेन मोटो टू enact patent law is to encourage investors to contribute more in their field by awarding them exclusive rights for their inventions। पेटेंट का असली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो नए नए इन्वेंटर्स होते हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, उनको प्रमोट करना, ताकि वो अपनी फील्ड ऑफ जो उनका आर्ट है, जो भी जिस चीज में फील्ड, जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं, उसमें वो अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके नए नए इन्वेंशंस लाके। In modern times, the patent is usually referred to as the right granted to an inventor for his invention of any new, useful, or non-obvious process, machine, article of manufacture, or composition of matter। मॉडर्न टाइम्स में पेटेंट क्या है? कोई भी एक एक्सक्लूसिव राइट जो एक इन्वेंटर को दी जाती है, जो भी उसकी नई इन्वेंशन है, चाहे वो नई इन्वेंशन हो, यूजफुल इन्वेंशन हो, या नॉन ऑब्वियस प्रोसेस से बनाई गई हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो ऑब्वियस नहीं होता। मतलब कोई भी, मतलब यूं ना हो देख के यूं कह दे ये तो भाई आम बात थी, कोई भी इसको कर सकता था। तो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए वो। मशीन कोई भी उसने बनाई हो, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया हो, इन सब चीजों के लिए उसे पेटेंट मिल सकता है। पेटेंट जो है एक लैटिन टर्म से बना है, पेटेर, जिसका मतलब क्या होता है? टू ले ओपन, मतलब पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करवाना किसी भी चीज को। तो हमारा सेकंड टॉपिक आता है सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 पेटेंट्स एक्ट के अंदर। सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए सी, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या गया है? इन रिलेशन टू एन इन्वेंशन मीन्स दैट द इन्वेंशन इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज इन एन इंडस्ट्री। मतलब कोई भी एक ऐसा इन्वेंशन जो किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जा सकता है और यूज में लाया जा सकता है। सेकेंड आती है हमारी सेक्शन 2F, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब क्या होता है? A license from a patentee which confers on the licensee or on the licensee and the persons authorized by him to the exclusion of all other persons. Any right in respect of the patented invention and exclusive licenses shall be construed accordingly। एक्सक्लूसिव लाइसेंस क्या होता है? जब पेटेंट जिस बंदे को दिया गया है वो अपना जो राइट है उस पेटेंट को बनाने का या सेल करने का, वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है, तो वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस बोला जाता है उसे। तो ये है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। थर्ड आता है हमारा सेक्शन 2IA, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। इंटरनेशनल एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन होती है? जब आप एक ही जगह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक ही बारी एक ही सिंगल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं अपने पेटेंट के लिए अलग अलग कंट्रीज में, वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन होती है। वो किसके अकॉर्डिंग, रूल्स किसके अकॉर्डिंग माने जाते हैं उसमें? पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। अगला आता है हमारा सेक्शन 2J, इन्वेंशन। Invention means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application। Invention क्या है? कोई भी एक नया प्रोडक्ट या किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का नया प्रोसेस, उसे हम इन्वेंशन कहते हैं, जिसमें एक इन्वेंटिव स्टेप हो और वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के केपेबल हो। हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 2JA,
जिसमें किसके बारे में डिफाइन किया गया है? इन्वेंटिव स्टेप. इट मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art. इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? कोई भी जो इन्वेंशन आपने बनाया है उसको बनाने के लिए कोई ऐसी चीज, ऐसी नॉलेज का आपने यूज किया जो उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं स्किल्ड पर्सन्स, उनके लिए वो बहुत ऑब्वियस ना हो. मतलब यूं ना हो कि जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें यूं ना लगे कि ये तो हमें पता ही था, ये करने से ही हो जाता. तो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, नॉट ऑब्वियस होना चाहिए. अगला आता है सेक्शन 2L, जिसमें डिफाइन किया गया है न्यू इन्वेंशन. न्यू इन्वेंशन मीन्स एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete specification. That is, the subject matter has not fallen in public domain or that it has not formed part of the state of the art. न्यू इन्वेंशन मतलब कोई भी ऐसा इन्वेंशन जब आपने पेटेंट के लिए फाइल की है जॉब एप्लीकेशन, उससे पहले वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, उसके बारे में किसी को पता ना हो. यूं ना हो कि पब्लिक में वो पहले ही जो नया प्रोडक्ट आया वो बढ़ चुका है, फिर आप पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हैं. तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो नया हो, किसी को पता ना हो उस बारे में, पब्लिकली नॉलेज ना हो उस प्रोडक्ट के बारे में. अगला आता है सेक्शन 2M, जिसमें डिफाइन किया गया है पेटेंट. इट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिस किसी भी इन्वेंशन पे पेटेंट दिया जाए उसे पेटेंट कहते हैं. अगला आता है सेक्शन 2N, पेटेंट एजेंट. इट मीन्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ पेटेंट एजेंट. पेटेंट एजेंट वो होता है जिस पर्सन के पास हम जाके पेटेंट एप्लीकेशन देते हैं, जो पेटेंट एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और हमें पेटेंट लाइसेंस ग्रांट करता है, वो होता है पेटेंट एजेंट. अगला आता है हमारा सेक्शन 2O में patented article and patented process means respectively an article or process in respect of which a patent is in force. Patented article मतलब जिस प्रोडक्ट की या जिस इन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं, जिस इन्वेंशन पे आप पेटेंट पाना चाहते हैं, वो है पेटेंटेड आर्टिकल. या फिर पेटेंटेड प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस, जैसे आपने कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन उसको बनाने का आपने नया प्रोसेस बना दिया, उसके ऊपर आप पेटेंट हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो पेटेंटेड प्रोसेस है. अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 2OA, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी. मीन्स द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी डन एट वाशिंगटन ऑन 19 डे ऑफ जून 1970 एज अमेंडेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी वाशिंगटन में करी गई थी, जिस बेसिकली उसमें इंटरनेशनल पेटेंट लॉ प्रोवाइड किया गया था. तो ये पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी इस एक्ट में उसी ट्रीटी को रेफर करेगा, जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रहेगी, जो भी अमेंडमेंट उसमें आती रहेगी वो वैसे के वैसे फॉलो होते रहेंगे. अगला आता है सेक्शन 2P, patentee. It means the person for the time being entered on the register as the grantee or proprietor of the patent. पेटेंटी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है, जिसके नाम पे वो इन्वेंशन पेटेंट एज अ पेटेंट रजिस्टर करा जाएगा, उसे पेटेंटी बोलेंगे. अगला आता है सेक्शन 2Y, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. डज नॉट इंक्लूड ईदर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया और अ पर्सन टू whom an invention is first communicated from outside India. ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया है इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर मतलब कि जिसने पहली बारी वो प्रोडक्ट बनाया है. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मान लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेरिका में मिलता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और मैं उसको इम्पोर्ट करवा लूं और मैं बोल लूं कि अब तो इसका पेटेंट मैं अपने नाम पे ले सकता हूं इंडिया में, क्योंकि इसे सबसे पहले मैंने इम्पोर्ट कराया है. तो ऐसा बिल्कुल भी लागू नहीं होगा. असली रूल यही होएगा कि जो भी फर्स्ट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है जिसने अमेरिका में प्रोडक्ट वो बनवाया है, वही इंडिया में आकर उसे पेटेंट कर सकता है, जब तक वो मुझे एक्सक्लूसिव राइट ना दे दे उस पेटेंट की. अगला टॉपिक आता है क्राइटेरिया फॉर पेटेंट्स. पेटेंट एप्लीकेशन को आप लगाने के लिए सबसे पहले 3 क्राइटेरिया को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. सबसे पहला आता है नोवेल्टी. नोवेल्टी मतलब जो भी आप इन्वेंशन बना रहे हैं वो नया होना चाहिए. यूं ना हो कि पब्लिक को पहले से इन्वेंशन के बारे में पता है या पब्लिक में ऑलरेडी वो बढ़ चुका है. सेकेंड आता है हमारा इन्वेंटिव स्टेप. इन्वेंटिव स्टेप मतलब जो भी आप इन्वेंशन लाए हैं उसमें एक इन्वेंटिव स्टेप होना जरूरी है. मतलब कोई भी यूं ना हो कि बहुत ऑब्वियस सी बात हो. एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे स्विंग्स होते हैं पार्क में स्विंग वेल्ड कर रखे हैं किसी ने, तो आप यूं कह दो कि अब वेल्डिंग की जगह इसमें हम स्क्रू लगा देंगे तो भी ये स्विंग करेंगे. तो ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वेल्डिंग की जगह स्क्रू लगा देंगे तो भी वो स्विंग करेंगे. तो इन्वेंशन में एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए वो. थर्ड आता है हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. जो भी क्राइटेरिया, जो थर्ड और लास्ट क्राइटेरिया, ये बताता है कि आप ऐसा
वो लाए, आप इन्वेंशन लाए जो मैन्युफैक्चर हो सके, नया इन्वेंशन हो, यूं ना हो कि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं किया जा सकता, पॉसिबल होना चाहिए वो एक्चुअली में। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप यूं ला सकते हैं कोई भी, जैसे कार्ड्स वाली गेम्स होती हैं कोई भी, तो आपने नई तरीके के कार्ड बना दिए जिससे पकड़ने में आसानी हो या खेलने में और ज्यादा मजा आए। यूं नहीं कह सकते अभी कोई आप नई कार्ड गेम का आइडिया लाए और आप यूं कह रहे कि ये गेम सिर्फ मैं इस गेम पे अब मैं पेटेंट ले रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं खेल सकता इसे। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हो। अगला हमारा टॉपिक आता है पेटेंटेबल इन्वेंशंस। पेटेंटेबल इन्वेंशंस आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिस्ट। इन्वेंशन मस्ट रिलेट टू अ प्रोसेस और प्रोडक्ट और बोथ। इन्वेंशन क्या है, चाहे तो एक प्रोसेस होना चाहिए या फिर एक नया प्रोडक्ट होना चाहिए, या दोनों भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ जो उसे इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। इन्वेंशन मस्ट बी नोवेल, इन्वॉल्व्स एन इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंशन क्या है, न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, पब्लिक में पहले से ना आ रखा हो, और उसमें एक इन्वेंटिव स्टेप जरूर होना चाहिए। थर्ड, इन्वेंशन मस्ट बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन्वेंशन जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के केपेबल होना चाहिए। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट, नॉट फॉल अंडर सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में दिया गया है क्या क्या चीजें पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं हो सकती, तो उस कैटेगरी में आपका इन्वेंशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। सेक्शन 3 की हम बात करेंगे इसमें। तो सेक्शन 3 and section 4 of the Patent Act is highly debatable and deals with the list of exclusions that are non-patentable that do not satisfy the above conditions. Following are not the inventions under the meaning of this act. जो भी अब हम लिस्ट की बात करेंगे कौन कौन से इन्वेंशंस पेटेंटेबल नहीं है, ये सेक्शन 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 3A, इन्वेंशंस दैट आर फ्रिवलस एंड कंट्रेरी टू नेचुरल लॉज। मतलब कोई भी आपने एक ऐसी इन्वेंशन बता दिया कि भाई, जैसे कोई भी एक मशीन आपने ऐसी बना दी कि बिना इनपुट के ही आउटपुट दे रही है, तो मतलब ये तो कोई नेचुरल लॉ के ही खिलाफ होगा ना कि इनपुट जब हम नहीं देंगे किसी मशीन में वो आउटपुट कैसे देगी। या फिर हमने कोई ऐसी मशीन बना दी कि भाई ये तो 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंसी वाली कोई मशीन हो ही नहीं सकती। तो जो भी आप पेटेंट चाहते हैं जिस भी इन्वेंशन पे, वो नेचुरल लॉ से कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, वरना उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। सेकंड आता है हमारा सेक्शन 3B, इन्वेंशंस विच गो अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी। मतलब कोई भी आप ऐसा इन्वेंशन ना बनाएं जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो। तो जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट होगा जो इन्वेंशन, उस पे पेटेंट नहीं दिया जाएगा। 3C, inventions that are a mere discovery of something that already exists in nature। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उसकी डिस्कवरी करने से आप यूं नहीं कह सकते कि मेरा इन्वेंशन है इससे मुझे पेटेंट चाहिए। वो वैसे नॉर्मल सी डिस्कवरी के ऊपर आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी कि नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला, इससे मुझे पेटेंट चाहिए, तो उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। अगला आता है सेक्शन 3D, द mere डिस्कवरी ऑफ अ फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नेचर डज नॉट लीड टू enhancement of efficacy. The mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement or known efficacy of the substance, or the mere discovery of any new property or new use of for a known substance, or for the mere use of a known process, machine or apparatus, unless such process results in the new product or employs at least one new reactant। मतलब कि कोई भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है, उसकी आपने नई प्रॉपर्टी पता लगा ली, तो उससे यूं नहीं होगा कि आपको उस पर पेटेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेन किलर है, वो अगर आप वो खाने से आपके पेन में रिलीफ मिल रहा है, आपने बुखार के टाइम उसे खा के देखा और आपको पता लगा कि इसे बुखार में भी रिलीफ मिल रहा है, तो यूं नहीं है कि उसके ऊपर आपको पेटेंट मिल जाएगा। कोई भी मतलब एफिशिएंसी से, तो ऐसी चीज आप इन्वेंट करें कि उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है या फिर उसका कुछ प्रोडक्ट में एनहांसमेंट हो रहा है, तो ही आपको पेटेंट दिया जाएगा। वरना या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज ली, उससे ऐसी डिस्कवरी हुई कि वो नया ही प्रोडक्ट बन गया कुछ, तो ही आपको उसके ऊपर पेटेंट दिया जाएगा, वरना उसके ऊपर पेटेंट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 3E क्या कहता है, mere admixing of mixtures leading in the aggregation of properties are non patentable। मतलब कि कोई भी दो चीजें, एग्जांपल अगर दवाई की बात करें, एक बुखार की गोली है और एक पेन किलर है, आपने उन दोनों को मिला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट ये होगा जो भी वो गोली बनेगी उससे पेन में भी रिलीफ मिलेगा और बुखार में भी आराम मिलेगा। तो आप यूं नहीं कह सकते मुझे उस गोली पे
पेटेंट चाहिए उस दवाई का, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर पेन किलर और बुखार की गोली को मिला देंगे तो यही रिजल्ट होएगा कि उसमें पेन में भी रिलीफ देगी वो गोली और बुखार में भी आराम होएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि अब वो दोनों मिलाने से कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट सही हो गया, कुछ नई प्रोडक्ट बन गया, उसका नया इन्वेंशन बन गया, तो ही आपको उस पर पेटेंट मिल सकता है, वरना उस पर पेटेंट नहीं दिया जाएगा। अगला आता है हमारा सेक्शन 3F, मेयर एग्रीगेशन ऑफ और डुप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस वर्किंग इन अ नोन वे इज नॉट एन इन्वेंशन। द मेयर एग्रीगेशन और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन अ नोन वे। कोई भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइस है, उसी का आपने नाम बदल के, थोड़ा बहुत शेप वे बदल के वही सेम आके ला के रख दिया सामने, तो इसका मतलब यूं नहीं है उसके ऊपर आपको पेटेंट दे दिया जाएगा, उसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन हुआ, आपने किसी और का काम कॉपी किया है। अगला आता है हमारा सेक्शन 3H, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल मेथड इज नॉन पेटेंटेबल। कोई भी ऐसा मेथड जिससे एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चर किया जाता है वो पेटेंटेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, खेती करने से पहले जैसे जो भी प्रोसीजर करे जाते हैं, खेती करने से पहले मिट्टी खोदी जाती है, उसमें बीज बोए जाते हैं, तो आप यूं नहीं कह सकते इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मैं पेटेंट मांग रहा हूँ, फिर उस पर पेटेंट दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये हर एक को, क्योंकि सेम प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है, ये तो है नहीं अलग अलग प्रोसेस से सब कर सकते हैं। अगला आता है हमारा सेक्शन 3I, मेडिकल क्यूरेटिव प्रोफिलैक्टिक डायग्नोस्टिक थेरेपैटिक फॉर ट्रीटिंग डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर नॉन पेटेंटेबल। कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसेस है, उससे आप यूं नहीं कह सकते कि ये मेरा पेटेंट मैं इसमें ले सकता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लें, जैसे दो वैक्सीन आया अभी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन वाली कंपनी जो है भारत बायोटेक, वो कोविशील्ड वाली कंपनी को यूं नहीं कह सकती कि हम अगर इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन दे रहे हैं तो आप इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते। तो कोई भी एक ऐसी जो मेडिकल सब्सटेंस है जिससे इंसानों का या एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसके ऊपर आप पेटेंट नहीं मांग सकते। अगला आता है सेक्शन 3J, essential biological processes for the production or propagation of animals and plants in is not an invention। तो जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं या कोई जो भी सीड्स वगैरह हैं, ये सब है जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, इनके थ्रू, इनके ऊपर भी आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा, इनके प्रोडक्शन वगैरह के लिए, प्रोपगेशन के लिए, इसके ऊपर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अगला आता है सेक्शन 3K, सिंपल मैथमेटिकल और बिजनेस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नॉट एन इन्वेंशन। कोई भी एग्जांपल, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी जो जैसे तरीका यूज किया जाता है, तो आप यूं नहीं कर सकते इस तरीके में मैं पेटेंट हासिल करना चाहता हूँ, उसे पेटेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व हो सकता है तो वो नॉन पेटेंटेबल है। सेक्शन 3L, एस्थेटिक क्रिएशन इज नॉट एन इन्वेंशन। कोई भी एस्थेटिक क्रिएशन जो होती है, जैसे राइटिंग्स होती हैं, वीडियोस वगैरह जो होती हैं, तो उस पर भी पेटेंट आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, कॉपीराइट के लिए होता है, वो कॉपीराइट में आ जाता है वो टॉपिक। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, उन पे पेटेंट नहीं ग्रांट किया जाता, उन पे कॉपीराइट होता है। अगला आता है सेक्शन 3M, मेंटल एक्ट रूल और मेथड इज नॉट एन इन्वेंशन। कोई भी मेंटल एक्ट जो भी होता है, जैसे चेस खेलने का तरीका, तो यूं नहीं कह सकते कि चेस खेलने का ये मेरा तरीका है, इसमें मैं पेटेंट हासिल करना चाहता हूँ और कोई इस तरीके से नहीं खेल सकता। तो कोई भी एक मेंटल एक्ट रूल या जो मेथड है किसी भी चीज को करने का, उस पर आप पेटेंट हासिल नहीं कर सकते। सेक्शन 3N, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन पेटेंटेबल। कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, वो भी क्या है, नॉन पेटेंटेबल है, क्योंकि वो भी कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। द टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज नॉन पेटेंटेबल। जो भी टोपोग्राफी प्रोसेस होता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं माइक्रोचिप्स में, जो क्या है, नॉन पेटेंटेबल होते हैं, तो उन पर भी पेटेंट नहीं दिया जाएगा। अगला आता है सेक्शन 3P, ट्रेडिशनल नॉलेज इज नॉट एन इन्वेंशन। जो भी कोई ऐसी नॉलेज है जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, उस पर आप यूं नहीं कह सकते इसमें मैं पेटेंट मांग रहा हूँ, उस चीज पे पेटेंट नहीं दिया जाएगा जो पीढ़ियों से पीढ़ियों ट्रांसफर होती जा रही है। कोई भी एक चीज, कोई भी एक प्रोसेस या कोई भी एक इन्वेंशन, उसे पे आप पेटेंट नहीं मांग सकते। सेक्शन 3Q, एटॉमिक एनर्जी इन्वेंशंस आर नॉन पेटेंटेबल। सेक्शन 3Q कहता है जो भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन है, उन पर भी पेटेंट नहीं दिया जाएगा। Section 4 deals with inventions relating to atomic energy that are also not patentable and fall within subsection 1 of Section 20 of the Atomic Energy Act 1962। तो हमारा अगला टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970। तो सबसे पहले आती है हमारी कन्वेंशन एप्लीकेशंस। कन्वेंशन एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशन होती है,
जो सेक्शन 135 में दी गई है, कन्वेंशन एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन मेड अंडर द एक्ट विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन इन एन कन्वेंशन कंट्री। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिया में पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी और आप चाहते हैं कि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को आपने फाइल करी, तो आपके पास 12 months का पीरियड होता है अपने जो भी पेटेंट, अगर आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी है या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल करी है, तो डिपेंड करता है, तो आपके पास 12 months का पीरियड होता है उसी डेट से, अगर आप कन्वेंशनल कंट्रीज में फाइल करना चाहते हैं। कन्वेंशनल कंट्रीज कौन सी कंट्रीज है? जिन्होंने पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी में साइन किया है, तो उन कंट्रीज में आप उसी डेट से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कन्वेंशन एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे आपने फरवरी में कन्वेंशन एप्लीकेशन लगाई, तो आपका जो प्रायोरिटी डेट है वो 1 जनवरी ही माना जाएगा फरवरी की जगह। तो ये होता है कन्वेंशन एप्लीकेशन लगाने का फायदा। सेकंड आती है हमारी इंटरनेशनल एप्लीकेशन। इंटरनेशनल एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन होती है? जब आप एक सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल कंट्रीज में आप अपना पेटेंट राइट लेना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे, इन्वेंशन पे आप अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट लेना चाहते हैं, तो आप अलग अलग एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आसान तरीका क्या है, आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन लगाए जिससे आप बहुत सारी कंट्रीज में एक सिंगल एप्लीकेशन से अपना पेटेंट राइट हासिल कर सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन कब होती है? जब आपने पहली पेरेंट एप्लीकेशन लगाई है, जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल करी थी, उसमें आपने 2 या 3 4 इन्वेंशन के बारे में बात करी, लेकिन अब रजिस्ट्रार क्या चाहता है, वो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पेटेंट हासिल करें उन सभी पे, तो आप डिविजनल एप्लीकेशन लगाते हैं, जो वो पेरेंट एप्लीकेशन के बाद ही लगाई जाती है। ज्यादातर ये तभी लगाई जाती है जब आप अपने एक एप्लीकेशन में बहुत सारे इन्वेंशन के बारे में पेटेंट मांगा हो, तो ये तब लगाई जाती है डिविजनल एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, दो तरीके की पेटेंट स्पेसिफिकेशन दी गई है। पहला है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और सेकंड है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन आप तब फाइल करते हैं जब आपका प्रोडक्ट डेवलपिंग स्टेज में हो, तो उससे आप क्या करते हैं, प्रायोरिटी डेट अपनी फिक्स कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको 12 months का पीरियड दिया जाता है, जिसके दौरान आप अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं पेटेंट फाइल करने के लिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ। उसमें क्या होता है, जो प्रायोरिटी डेट आपको दी जाती है कि भाई इस डेट से लेके अगले 12 महीने तक अगर कोई भी सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप का प्रोडक्ट पेटेंट के लिए आता है, तो उससे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये होती है प्रायोरिटी डेट। तो इसमें आपको क्या है, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना होता है, हालांकि ज्यादा स्पेसिफिकेशन देने की इसमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका प्रोडक्ट स्टिल एक डेवलपिंग स्टेज में होता है। सेकंड आती है हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या है, आप सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ ही एप्लीकेशन फाइल करते हैं जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक एक चीज, ड्राइंग्स से लेके हर एक चीज उस प्रोडक्ट के बारे में, शेप, साइज, कलर, सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है इसमें, अपने प्रोडक्ट या इन्वेंशन के बारे में या प्रोसेस के बारे में A to Z सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है आपको इस टाइप की एप्लीकेशन। अगला आता है हमारा रेवोकेशन ऑफ पेटेंट, जिसमें किसमें दिया गया है, सेक्शन 64 में दिए गए हैं ग्राउंड्स फॉर रेवोकेशन ऑफ पेटेंट। फर्स्ट आता है इन्वेंशन इज ऑब्वियस, लैक्स एन इन्वेंटिव स्टेप और यूटिलिटी। जब आपका इन्वेंशन ऑब्वियस हो, जो मतलब कि कोई ऐसा चीज आपने इन्वेंट करी है जो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है या उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, तो आपका पेटेंट जो है वो रिवोक किया जा सकता है। Invention isn't new and has been publicly used or published in India before the priority date, or it is foreseen in the light of the knowledge available within any local or native community in India or elsewhere. इंडिया में कहीं भी आपका इन्वेंशन पेटेंट होने से पहले ही पब्लिकली अवेलेबल हो गया, तो भी आपका जो पेटेंट है जरूर रिवोक किया जा सकता है। Either the party wasn't entitled to the patent or the subject isn't patentable or doesn't amount to invention। चाहे तो आप जो पार्टी है वो पेटेंट ग्रांट ही नहीं कर सकती, उस पर राइट ही नहीं है पेटेंट लेने का, चाहे या फिर जो अपना जो आपने वो बनाया है, जो भी पेटेंटेबल इन्वेंशन है आप जिस पे 4 पेटेंट मिले, वो पेटेंटेबल ही नहीं है, वो सेक्शन 3 या 4 के अंदर फॉल कर रहा है, या फिर जो भी आपने चीज बनाई है, प्रोडक्ट बनाई है, उसे इन्वेंशन ही नहीं कहा जा सकता, वो मेरिट डिस्कवरी है। The scope of patent specification is incomplete or the specifications have either been already claimed in a patent that is granted। चाहे तो जो आपने पेटेंट स्पेसिफिकेशंस दी हैं वो इनकम्प्लीट है, प्रॉपर नहीं दी आपने, या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन आपने प्रोवाइड करी है वो ऑलरेडी एक पेटेंटेड आर्टिकल है।
The patent was wrongfully obtained in violation of another party's rights, such as through incorrect or false representation, or leave to modify specification was obtained through fraudulent means. कोई भी आपने इलीगल तरीके से wrongful तरीके से आपने वो पेटेंट के राइट्स जो है ऑब्टेन करे हो, किसी पार्टी का राइट छीन के या फिर गलत रिप्रेजेंटेशन करके आपने वो राइट्स ऑब्टेन किए हो, तो भी आपका पेटेंट रिवोक किया जा सकता है. The information that has been disclosed under Section 8 is known to be false by the applicant or he has been unable to furnish the required details. Section 8 के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर. तो जो आपने वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है, आपने अगर वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी उसमें, तो भी आपका पेटेंट रिवोक किया जा सकता है. Last, the invention was either secretly used before the date or claim, or the applicant contravened secrecy instructions under Section 35. The complete specification neither describes the invention and method sufficiently, nor does it disclose the best method of performing it, which was known and entitled protection. चाहे तो आपने कोई भी जो आपका पेटेंटेड आर्टिकल है वो ऑलरेडी पब्लिक में आ चुका है, पेटेंट जब उसको जिस तारीख को होना था उससे पहले वो यूज कर लिया गया है या क्लेम कर लिया गया है किसी और पार्टी के द्वारा, तो भी आपका पेटेंट जो है रिवोक कर लिया जा सकता है. अगला हमारा टॉपिक आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट. Compulsory licensing is when a government allows a third party to produce a patented product or process without the consent of the patent owner or plans to use the patented protected itself invention itself. कंपल्सरी लाइसेंसिंग वो होता है जब गवर्नमेंट क्या है, एक मान लो एक ए पर्सन है, उसने अपने आर्टिकल इन्वेंशन पर पेटेंट हासिल किया, तो अगर वो कोई ऐसे प्रोडक्ट था कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसकी गवर्नमेंट ने उसको किसी थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए पेटेंट राइट दे दिया. मतलब बिना पेटेंटी जो है, जिसके पास वो एक्सक्लूसिव राइट है उस पेटेंटेड प्रोडक्ट का, वो राइट गवर्नमेंट उससे बिना पूछे जब किसी थर्ड पार्टी को दे दे कि हाँ आप ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्रोडक्ट, तो वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग होता है. Under Indian patent law, compulsory licenses have been dealt under the Chapter 16 of the Indian Patent Act 1970. The Act further mentions the prerequisites for the grant of a compulsory license under Section 84 to 92 of the Indian Patent Law. Section 84 से 92 जो Indian Patent Law में दिए गए हैं, उनमें compulsory licensing के बारे में बताया गया है. Section 84 of the Indian Patent Act provides that an application to the controller for the grant of compulsory license may be made by any person interested, including the license holder, after the expiration of a period of 3 years from the date of grant of a patent on fulfillment of any of the following conditions. Section 84 के अकॉर्डिंग जो इंडियन पेटेंट एक्ट में दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंट्रोलर या कोई भी एप्लीकेशन जो कंट्रोलर के पास आए, कोई भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट के लिए ये एप्लीकेशन लगा सकता है जो भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो पर्सन. कब लगा सकता है, या फिर जो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है वो भी लगा सकता है जब 3 साल हो चुके हैं उस पेटेंट को ग्रांट करे हुए, पेटेंट उस प्रोडक्ट पे दिए हुए 3 साल हो चुके हैं उसके बाद लगा सकता है, और या फिर जो नीचे जो कंडीशन दी गई है उनको फुलफिल करता हो तो भी लगा सकता है. फर्स्ट है रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड. जो भी रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स थी पब्लिक की जो पेटेंटेड इन्वेंशन से थी, वो सेटिस्फाई नहीं की गई. पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस. जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन है उसे हाइयर प्राइसेस में बेचा जा रहा है, अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल नहीं है वो, तो भी लगा सकता है. पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो इंडिया की टेरिटरी में काम नहीं कर रहा है. एडिशनल फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट फॉर द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस. और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं कंपल्सरी लाइसेंस देते वक्त. द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क द इन्वेंशन टू द पब्लिक एडवांटेज. कि जो कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है बंदा, वो क्या उस केपेबल है कि वो पब्लिक के एडवांटेज में, पब्लिक के फायदे के लिए वो उस लाइसेंस का यूज कर पाएगा. द कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट to undertake the risk in providing capital and working the invention if applicable application were granted. अगर उसे कंपल्सरी लाइसेंस की एप्लीकेशन उसकी ग्रांट कर दी गई, यस बोल दिया गया, उसे कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया गया, तो क्या उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है और क्या उसको वो इन्वेंशन यूज करना आता है.
जो भी देखा जाएगा। This provision was introduced in compliance with the TRIPS agreement. TRIPS agreement मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है, गवर्नमेंट को राइट प्रोवाइड करता है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक के लिए भी लाया जा सके फॉर नॉन कमर्शियल यूज। कब ला सकते हैं? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी by invoking the compulsory license. If the patented product is not available at an affordable price to the general public, even then the government can invoke compulsory licensing. अगर अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट तो भी गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड कर सकती है। Section 92A of Indian Patent Act states that compulsory license shall be available for manufacture and export of patented pharmaceutical products to any country having insufficient or no manufacturing capacity in the pharmaceutical sector for the concerned product to address public health problems। मतलब क्या, सेक्शन 92 में प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंस तब भी ग्रांट कर सकती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड जब क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। मतलब बेसिकली अगर कोई एक कंट्री है उसके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई वो कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके, तो उस चीज के लिए भी गवर्नमेंट जो है कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं ताकि उस कंपनी उस कंट्री की हेल्प करी जा सके। Termination of compulsory license. On an application made by the patentee or any other person deriving title or interest in the patent, a compulsory license granted under Section 84 may be terminated and the controller, if and when the circumstances that gave rise to the grant thereof no longer exist, and such circumstances are unlikely to recur. Further, the holder of the compulsory license shall have the right to object to such termination. टर्मिनेट कब कब किया जा सकता है? जब पेटेंटी के द्वारा या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका उस पेटेंट में इंटरेस्ट है वो कंपलसरी लाइसेंस या कोई कंपलसरी लाइसेंस जिसको ग्रांट किया गया है वो एप्लीकेशन लगाए टर्मिनेशन की कंट्रोलर के पास, जिससे क्या पता लगे कि जो भी जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लाइसेंस दिया गया था उसका मिसयूज हो रहा है, जो भी वो सही से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, तो तभी टर्मिनेट किया जा सकता है। और हालांकि जो जिसको प्रोवाइड किया गया है, जो होल्डर है कंपलसरी लाइसेंस का, वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके खिलाफ ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है राइट्स ऑफ पेटेंटी। द एलोबरेटेड राइट्स ऑफ द पेटेंटी इन इंडिया आर एज फॉलोज। 5 राइट दी गई हैं इंडियन पेटेंट लॉ के अंदर। पहला है राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, मतलब जो भी आपने इन्वेंशन पे पेटेंट लिया है या कोई प्रोसेस पे पेटेंट लिया है तो उसका फुल टू फुल यूज कर सकते हैं, उसका आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है उसे यूज करने का, मेक करने का, इंपोर्ट करने का, सेल करने का, इन सब से रिलेटेड जो भी पर्पसेज है तो आप उस इन्वेंशन का फुल यूज कर सकते हैं। सेकेंड, राइट टू ग्रांट लाइसेंस। आप अपना जो पेटेंटेड राइट है वो किसी दूसरे को भी प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस के थ्रू, आप वो राइट दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड, राइट टू सरेंडर। जो भी आपके पास जो आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट पे राइट है, थर्ड, राइट टू सरेंडर। जो भी आपने इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट ले रखा है आप उसको किसी भी टाइम सरेंडर कर सकते हैं। फोर्थ, राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। अगर आपका पेटेंटेड राइट को इन्फ्रिंज किया गया है किसी भी पर्सन के थ्रू, किसी भी पर्सन ने आपके पेटेंटेड राइट को इन्फ्रिंज किया है तो आप उसके लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। फिफ्थ, राइट टू यूज एंड एंजॉय द पेटेंट। जो भी आपका पेटेंट है आप उसका फुल यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप करना चाहे तो जैसा आप चाहे उसको यूज कर सकते हैं, उसका फुल इंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड डिफेंसेस। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके द्वारा कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया गया है आपके पास उसका पेटेंट राइट है लेकिन कोई और ही आपसे बिना परमिशन के उसे यूज कर रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो following are some of the list of factors that can be used to avoid patent infringement. फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करिए और उसके पीछे आप ये भी डलवा सकते हैं एज अ लाइन कि दीज प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू पेटेंट राइट्स, तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकंड, ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट लाइसेंस फ्रॉम पेटेंट होल्डर्स। जो भी पेटेंट होल्डर्स है जिसके पास पेटेंट की राइट्स है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या इन्वेंशन की, उससे आप प्रॉपर एक्सक्लूसिव लाइसेंस ले सकते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करके। थर्ड, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट। अगर आपका पेटेंट इन्फ्रिंज किया जाता है, आपकी पेटेंट की राइट को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है, तो आप पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
फोर्थ, टेम्परेरी या इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन। एक जब सिविल सूट चल रहा था उसके बीच में थोड़ी सी राहत देने के लिए आप जज से टेम्परेरी इंजेक्शन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन होता है जो फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट का, वो परमानेंट इंजेक्शन होता है, तो उससे भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट फिर तो पूरा प्रॉपर सोल्यूशन ही हो जाता है। लेकिन पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए कुछ डिफेंसेस भी दिए गए हैं जो डिफेंडेंट यूज कर सकता है, जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं कि इसने मेरा पेटेंट राइट इन्फ्रिंज किया, उसके पास भी कुछ डिफेंसेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट, व्हेन अ डिफेंडेंट डिनाइज इन्फ्रिंजमेंट बाय प्रूविंग हिज लैक ऑफ इंटेंशन। जब एक डिफेंडेंट यूं कहते कि भाई ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मुझे पता नहीं था कि इस इन्वेंशन में पेटेंट लिया जा चुका है किसी और के द्वारा, तो उससे वो एक डिफेंस हो सकता है उसके लिए, अगर वो प्रूव कर दे ये चीज। सेकंड, इन केस ऑफ एस्टोपल्स और रेस जुडिकाटा, मतलब कि अगर कोई सेम मैटर है, सेम ही पार्टीज के दोनों के अंदर ही ये मैटर किसी सेम लेवल के कोर्ट में ही डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है, तो तब भी ये उसका डिफेंस हो सकता है कि ऑलरेडी दूसरे कोर्ट ने डिसाइड कर लिया गया है ये मैटर, तो इस पर दोबारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। When a plaintiff is not entitled to sue for infringement, जब जो प्लेंटिफ है जो केस कर रहा है इन्फ्रिंजमेंट का, अगर उसके पास राइट ही नहीं है केस करने का, तो ये भी एक डिफेंस है डिफेंडेंट के पास। फोर्थ, व्हेन द डिफेंडेंट हैज द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड लाइसेंस टू यूज द पेटेंटेड प्रोडक्ट। अगर जो जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो डिफेंडेंट जो है उसके पास ऑलरेडी पेटेंट यूज करने का लाइसेंस है, आपने उसको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली लाइसेंस दे प्रोवाइड कर दिया है पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज करने का, तो भी वो एज अ डिफेंस यूज कर सकता है इस बात को। फिफ्थ, when there is a revocation of patents for reasons of it being illegal, अगर आपका पेटेंट ही रिवोक कर दिया गया है क्योंकि आपका पेटेंटेड जो इन्वेंशन था वो इलीगल था, तो भी ये डिफेंस हो सकता है डिफेंडेंट के पास। सिक्स्थ, इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिन, द गवर्नमेंट कैन रिटेन द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स इन पब्लिक वेलफेयर। अगर गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए कंपलसरी लाइसेंस किसी को प्रोवाइड कर दिया गया है, तो भी ये डिफेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है डिफेंडेंट के पास। सेवेंथ एंड लास्ट, इन केस द एलेज इन्फ्रिंजमेंट इज ऑब्वियस एंड नॉट नोबल, जो भी जो इन्फ्रिंजमेंट कही जा रही है कि कोई जो तुम्हारा इन्वेंशन है वो बहुत ही ऑब्वियस सा है और न्यूनेस नहीं है उसमें कोई भी, उसे भी एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया।